नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दिन में लगभग 2 बजे के लगभग एक न्यूज़ आई थी कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया और सीआरआर दोनों में बढ़ोतरी कर दी। रेपो रेट लगभग 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है और सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। तो ये रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, इसकी वजह से मार्केट क्यों गिरा, इस वीडियो में आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन हिट कर लें ताकि जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज दिन में ये न्यूज आई थी एक कि आरबीआई हाइक रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट टू 4.40%। कहने का मतलब है कि आरबीआई ने जो कि रेपो रेट का भी जो 4% रेट था उसको बढ़ा के 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 4.40% कर दिया है और सीआरआर भी बढ़ाकर 50 बेसिस पॉइंट सीआरआर में बढ़ोतरी किया है बैंक ने। तो ये इस न्यूज का इम्पैक्ट देखिए क्या हुआ कि आज जो निफ्टी है, निफ्टी लगभग 2.25% डाउन हो गया और लगभग 390 पॉइंट ये डाउन हुआ है। और इसी प्रकार सेंसेक्स की बात करें तो ये भी लगभग 2.25% नीचे डाउन हुआ और 1306 पॉइंट ये टूटकर नीचे चला गया। तो अब सबसे पहले ये बात आती है कि रेपो रेट क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आरबीआई से बैंक बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं। जैसे हम अपने काम के लिए जो लोन लेते हैं तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, या तो प्राइवेट बैंक होगा या पीएसयू बैंक होंगे, उनके पास हम जाते हैं लोन लेने। उसी तरह बैंक को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं। तो आरबीआई से वो जो बैंक लोन लेते हैं, वो जिस रेट पे लोन लेते हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट, जो कि अभी 4 पॉइंट से बढ़कर 4.40 हो गया है। तो अब इसका मतलब है कि जब ये आरबीआई से पैसे उधार लेंगे तो इनको अब ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हैम्पर होगा। तो अब इस चीज को बचाने के लिए ये क्या करेंगे कि जो रेपो रेट का जो बढ़ा है वो अपने ये कस्टमर तक पास ऑन करेंगे ताकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क ना आए। तो पास ऑन करने का सीधा सा मतलब है आपको लोन महंगा मिलेगा, आपका जो लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई बढ़ जाएगी। ये चीज होता है, ये है रेपो रेट। अब क्या है कि रेपो रेट के पश्चात है कि कैश कैश रिजर्व रेशियो क्या है, सीआरआर, जो कि 50 बेसिस पॉइंट भी बैंक ने बढ़ाया है। तो सीआरआर वो पैसा होता है जैसे जब कोई बैंक जब भी कोई बैंक खुलती है तो उन्हें आरबीआई जब लाइसेंस देती है तो कुछ पैसा उनका वो अपने पास गिरवी रखते हैं कि यदि ये कंपनी या बैंक डिफॉल्ट कर जाती है तो जो कस्टमर है उनको कुछ पैसा दिया जा सके, तो उसके लिए एक तरह से सिक्योरिटी जमा लेती है। तो ये जो सिक्योरिटी जमा लेती है उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इसको भी बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। तो क्या है कि अब जैसे सीआरआर बढ़ गया तो इनको आरबीआई के पास अब ज्यादा कैश रखना पड़ेगा और इस कैश के ऊपर आरबीआई बैंकों को कोई भी ब्याज नहीं देती है, सबसे बड़ा है। तो ये पैसा बैंक का आरबीआई के पास रहता है लेकिन इनके ऊपर इनको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। अब रेपो रेट और सीआरआर के में बढ़ोतरी करने से क्या होगा
दोस्तों इसमें बढ़ोतरी करने से ये होगा कि लोग जो लोन ले रहे थे, अब लोन लेने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाएगी। जैसे लोग जो मकान खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, लग्जरी गाड़ियां खरीदने के लिए या लग्जरी हाउस होल्ड खरीदने के लिए कुछ भी सामान है, वो अब महंगा ब्याज लगेगा, तो ये थोड़ा खर्च करने से पहले, ये लोन लेने से पहले ये थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि ये महंगा हो रहा है। अब इसके अल्टरनेट लोग ढूंढना शुरू करेंगे। जैसे अब जिनको मकान खरीदना है वो किराए की मकान के तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, जिनको गाड़ी खरीदना है वो प्रीमियम सेगमेंट से अब वैल्यू एडेड सेगमेंट में आ जाएंगे, या फिर कोशिश करेंगे अगर प्रीमियम गाड़ी लेनी है तो वो सेकेंड हैंड गाड़ियों की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ब्रांड न्यू न लेकर। तो ये चीज, ये फर्क पड़ेगा। तो इससे क्या है कि जो मार्केट में महंगाई है, वो महंगाई पे थोड़ी लगाम लगेगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट में है वो बैंक सक कर लेगा अपने पास, क्योंकि उसे आरबीआई के पास जो रेपो रेट के तौर पे एक्स्ट्रा ब्याज देना होगा, उसमें पैसा जाएगा, जो सीआरआर में एक्स्ट्रा पैसा जमा करना होगा उसमें जाएगा। तो बैंक ये कैश मार्केट से सब कर लेंगे। तो ये चीज है, तो इससे महंगाई ये थोड़ी कंट्रोल होगी। और ये क्या है कि अभी बैंक ने जस्ट इसको शुरू किया है। अभी ये फेज वाइज में जो रेपो रेट है और सीआरआर है, ये बैंक बढ़ाता जाएगा। ये कब तक बढ़ेगा? जब तक कि मार्केट में महंगाई जो है कंट्रोल न हो जाए। जब ये कंट्रोल हो जाएगा तब जाके आरबीआई फिर एक निश्चित पॉइंट पर आने के बाद इसको बढ़ाना रोक देगी, जब पूरी तरह महंगाई कंट्रोल में आ जाएगा। अब इस चीज का कस्टमर को क्या बेनिफिट है कि जैसे आप जो बैंक में पैसा रखते हैं, एफडी वगैरह करते हैं, उस पे जो आपको ब्याज पहले कम मिलता था, अब ब्याज सरकार ज्यादा देगी। बैंक आपको ज्यादा ब्याज ऑफर करेंगे ताकि आप अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करें। ये फायदा होगा, इससे महंगाई भी कंट्रोल में होगी। तो ये है रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो। अब इसका मार्केट में किन कंपनियों पे असर पड़ेगा वो देखिए। ये सेक्टोरियल इंडाइसेस हमने खोल रखा है। तो मैंने बताया कि आपको जैसे हाउस होल्ड का है, तो मकान का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या रियलिटी सेक्टर के जो चीजें हैं उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल होगा। तो ये देख सकते हैं कि आज सबसे ज्यादा जो गिरने वाले सेक्टर हैं, ये देखिए, ये रियलिटी गिरा है, ये देखिए मेटल गिरा है, मीडिया का गिरा है। तो ये सब सेक्टर जो हैं ये सबसे ज्यादा गिरे हैं। ये देखिए, ये पीएसयू बैंक हो गया, ये भी बहुत गिरा है, प्राइवेट बैंक है ये भी गिरा है। तो ये चीज से क्या होगा, बैंक का जो मुनाफा है वो भी कम होगा। रियलिटी में क्या होगा कि मकानों की बिक्री धीमी हो जाएगी जब लोन महंगा होगा। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन का काम ही धीमा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक लोन महंगे रेट पे देगा। जब लोग लोन लेंगे नहीं तो मकान बनाएंगे कैसे? क्योंकि अपनी सेविंग से मकान बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए लोगों को लोन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो ये चीज होगा। इसमें सबसे ज्यादा हैम्पर रियलिटी होगा, मेटल होगा, और उसके बाद बैंक होंगे, चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट बैंक हो, तो इनके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। ऑटो सेक्टर के भी ऊपर काफी असर पड़ेगा। और इसके ऊपर सबसे कम असर पड़ेगा वो होगा आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के ऊपर, क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर में क्या है कि लोन की आवश्यकता नहीं है। आईटी तो एक सर्विस है, कोई गुड्स नहीं है, ये सर्विस है। तो सर्विस के ऊपर कम लोग लोन लेते हैं। तो आईटी सेक्टर को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, ये कम गिरेगा। ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर काफी गिर चुका है। आज भी आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर जो कम गिरने वाले सेक्टर हैं उनमें एक है। या आईटी जो सेक्टर है ये केवल
1.11% गिरा है। तो आप आईटी सेक्टर पे ध्यान रखिए और आप रियलिटी, मेटल, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, ऑटो सेक्टर, इनसे थोड़ा अभी दूर रहिए जब तक कि ये रेपो रेट और सीआरआर पे बैंक बढ़ोतरी करता रहता है। आप आईटी में इन्वेस्ट करके सेफ साइड लेके चल सकते हैं। अब इसका एक इफेक्ट क्या होगा कि अब इक्विटी मार्केट से पैसा निकलेगा और बॉन्ड में लगना शुरू होगा, क्योंकि वहां उनको ज्यादा अब रिटर्न मिलने की संभावना होगी। अब बॉन्ड क्या होता है ये हम एक अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।